अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल सेक्शन इसका, क्योंकि हम आई सीख चुके हैं। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने कहा था 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चारों जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। और ये है हमारा टाइप 2 ऑफ राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। यही एक्चुअली अब हमको समझना है बच्चों, यही है इंपॉर्टेंट बस, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टीज भी इसी पर बेस्ड हैं। तो अगर ये समझ आ जाएगा तो ये तीनों हमारी क्लियर हो जाएंगी बच्चों अच्छे से। तो कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं टोटल? 4। बस ये 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, एक बात देखो बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो भी हमको समझना है क्या है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वो कैसे, वो समझ आएगा अभी हमको, एक बार देख लो आप। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, समझना। यानी कि वेपर प्रेशर का जो चेंज हम मेजर करेंगे ना, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। बॉइलिंग पॉइंट का जो चेंज है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी उसका चेंज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, दीज आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनका जो चेंज है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज टाइप 2 ऑफ राउल्स लॉ। इट इज अ टाइप 2 राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। बच्चों मैंने एक बात पहले भी शायद कहा था कि जब भी इस चैप्टर में लिक्विड आ जाए दैट इज वॉलेटाइल। वैसे ही अगर इस चैप्टर में कभी भी सॉलिड लिखा हुआ मिल गया आपको, क्या लिखा हुआ मिल गया? सॉलिड, दैट मीन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बाय डिफॉल्ट इस चैप्टर में सॉलिड का मतलब होगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वॉलेटाइल मतलब जो वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा, जो इवोपरेट नहीं होगा, और जब वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा, इवोपरेट नहीं होगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब दैट इज जो वेपराइज नहीं होगा, जिसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब हम उसको वाटर में ऐड करेंगे, जैसे NaCl, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, ये सब जो होते हैं बच्चों ये नॉन वॉलेटाइल हैं। जब आप इनको, और ये सब सॉलिड हैं, जब आप इनको लिक्विड में डालोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, तो क्या होगा वही हमें समझना है। तो देखो बच्चों, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी जो सॉलिड है हमारा वो नॉन वॉलेटाइल है, इज एडेड इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। देखो वही बात आ गई ना, लिक्विड है तो वॉलेटाइल ही होगा, फिक्स है, सॉलिड है तो नॉन वॉलेटाइल ही है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में आप मिक्स करोगे, यानी पानी में आपने नमक डाल दिया, या आपने यूरिया डाल दिया, या ग्लूकोज डाल दिया, या सुक्रोज डाल दिया, तो क्या होगा, है ना, वही समझना है। और जो कि आई यानी वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड होगा, देखना अभी मजा आएगा इस टॉपिक में। नॉन वॉलेटाइल मीन्स दोज हु डज नॉट फॉर्म वेपर, और जब वेपर ही फॉर्म नहीं करेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? 0 होगा। वेपर्स नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स कौन से हैं मेरे? ये है मेरे पास वॉलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल, दैट इज लिक्विड। बच्चों ये अभी प्योर है, अच्छे से समझना, अभी यही हमको समझना है। ये अभी प्योर लिक्विड है, मान लेते हैं ये वाटर है, ठीक है, लेट इट इज वाटर। वाटर मेरे पास वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है, इसकी वेपर्स फॉर्म होंगी, हमने पढ़ा था इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा फिर कंडेंसेशन आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम मिलेगा, रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पर जो वेपर्स के थ्रू प्रेशर लगेगा उसे हमने वेपर प्रेशर कहा था। तो ये वॉलेटाइल है तो इसकी वेपर्स बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी होगा, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा बच्चों, जिससे हमने डिनोट किससे किया था? P0A से। क्यों? क्योंकि ये प्योर है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम A से डिनोट करते हैं, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं,
लाइक NaCl या यूरिया या सुक्रोज या ग्लूकोज, ये रहे एग्जाम्पल। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के एग्जाम्पल्स क्या हैं बच्चों? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स? ग्लूकोज, शुगर, सॉल्ट, यूरिया, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों ही क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हैं। अब आप इनमें से कोई भी एक डाल दो। सपोज मैंने सॉल्ट मिला दिया, पानी में मैंने नमक मिला दिया, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। लेकिन बच्चों नमक जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो जैसे ही आप वाटर में NaCl या इनमें से कोई भी एक डालोगे तो वाटर का जो वेपर फॉर्म करने का टेंडेंसी है पहले के कंपैरिजन में वो कम हो जाता है। यानी एक ग्लास वाटर को आप इवोपरेट करवाओ और एक ग्लास वाटर में आप NaCl ऐड कर दो हल्का सा, और अब आप दोनों का वेपर प्रेशर चेक करोगे ना तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसमें वाटर है यानी जो सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन जो बना है उसका वेपर प्रेशर प्योर वाले से कम हो जाता है। इसी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्योर वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, कमी आ जाती है। दैट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो क्यों हो जाता है वो अभी हम समझेंगे। तो हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल दिए, तो एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, सॉल्यूट के पार्टिकल्स देखो वाटर के बीच बीच में आ जाएंगे तो सब तरफ, और जब वाटर के बीच बीच में हमारे ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल है, जो कि सॉलिड है। अब ये खुद तो वेपर बनाएगा नहीं, ये वाटर है, तो वाटर के बीच बीच में सॉल्यूट के, वाटर के बीच बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो मुझे बताओ ये सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स जब वाटर के बीच बीच में आ जाएंगे तो वाटर के एस्केप होने की टेंडेंसी, वेपराइज होने की टेंडेंसी पहले से कम हो जाएगी ना, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेगा, बीच बीच में आ गया तो वाटर का मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, उसके मोशन को हिंडर करेगा, रोकेगा। वो पहले फ्री थे, यहां पे वो पहले फ्री थे, इजीली एवोपरेट हो रहे थे, दूर दूर थे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। सॉलिड को जैसे ही ऐड किया वो उन सबको ट्रैप कर लेगा, होल्ड करेगा, तो एस्केपिंग टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब सॉल्यूशन में वेपर्स कम फॉर्म होंगी, और जब सॉल्यूशन में वेपर्स कम फॉर्म होंगी तो फिर वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड के डालने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि वेपर्स कम फॉर्म हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद लिक्विड जो है, जो भी उसका वेपर प्रेशर होगा वो कम हो गया, लेकिन वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन ये वाला वेपर प्रेशर इस वाले से कम होगा। क्लियर है बात, समझ आई बात क्या? अच्छा एक बात और, यहां मेरे पास वॉलेटाइल लिक्विड ही वेपराइज हो रहा है या सॉलिड भी वेपराइज हो रहा है? सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है। पहले भी वेपराइज लिक्विड सॉल्वेंट ही हो रहा था, सॉल्यूशन में भी लिक्विड सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है, लेकिन पहले से कम हो रहा है ड्यू टू सॉलिड। क्लियर है बात, है ना? अब इसका रीजन और अच्छे से अब हम समझें तो देखते हैं बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। रीजन फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जैसा मैंने बताया उसी को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम वॉलेटाइल लिक्विड में ऐड करते हैं, इट्स वेपर प्रेशर, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट सरफेस, सो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। बच्चों याद है ना, वेपर प्रेशर में क्या होता है? इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। इवोपरेशन सरफेस से होता है। अगर सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही कम हो जाएंगे, अगर सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही कम हो जाएंगे तो वेपर्स कम बनेंगी, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। देखो कैसे, ये अभी हमारा प्योर सॉल्वेंट है, इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फ्री है, सब आराम से इवोपरेट हो रहे हैं, सब इजीली वेपराइज हो रहे हैं, वेपर प्रेशर अभी अच्छा है, नॉर्मल है जो भी है। ठीक है, तो प्योर वाटर, ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू हो गया, ये सरफेस हो गई बच्चों हमारी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई बच्चों? सरफेस के पार्टिकल्स हो गए प्योर वाटर के। अब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, लाइक NaCl। जैसे ही आप NaCl ऐड करोगे तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना बच्चों, देखते हैं। पहले क्या था ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस तरह से थे, सरफेस की बात कर रहा हूं बच्चों में,
ये मैं सरफेस के पार्टिकल्स बना रहा हूं, ठीक है। सरफेस पर पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री थे, आराम से वेपराइज हो रहे थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था इनको, अपनी मस्ती में मस्त थे, कोई रोकने वाला नहीं था, आराम से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही आप इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, जैसे ही आप इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, देखो NaCl मान लेते हैं, तो ये ग्रीन और ब्लू जो आपको दिख रहा है ये सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। NaCl सॉल्यूशन बना दिया हमने, इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। NaCl जैसे ऐड करोगे वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एक्चुअली अब क्या हुआ बच्चों, अब हुआ कि पहले मेरे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री थे, आपने उसमें क्या किया, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया। अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, ये मेरी सरफेस थी, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स सब जगह प्रेजेंट हो जाएंगे, अब ऐसे बीच बीच में हर जगह आ जाएंगे, यहां भी आ जाएंगे, सब जगह आ जाएंगे। तो अब मुझे बताओ, पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ज्यादा फ्री था या अब ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स फ्री हैं? अब इसके मॉलिक्यूल्स पहले से कम फ्री हो गए हैं, लेस फ्री हैं, क्योंकि सरफेस पर अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल है, सॉलिड है। तो सरफेस पर पहले से वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस पर कम हो गए हैं, तो अब उनका इवोपरेशन भी सरफेस से कम होगा, और इवोपरेशन कम होगा तो वेपर्स कम फॉर्म होंगी, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। बात समझ आई क्या बच्चों? व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वॉलेटाइल लिक्विड, इट्स वेपर प्रेशर, यहां से इसका वेपर प्रेशर यहां जाने पर क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यहां से यहां जाने पर उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब सरफेस पर, पढ़ना अच्छे से, बिकॉज लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट सरफेस। क्या बच्चों? सरफेस पर, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट रीजन हो गया, बिकॉज लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट सरफेस। सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं, वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थोड़ा दूर हो जाएंगे, तो सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा, और हम जानते हैं इवोपरेशन सरफेस से ही होता है, तो इवोपरेशन कम, तो वेपर्स कम बनेंगी, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। किसका? प्योर लिक्विड सॉल्वेंट जो था, नॉन वोलेटाइल डालने के बाद अब सॉल्वेंट का इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो गया है। लेकिन हां, यह बात सही है, वेपर प्रेशर जो भी है अभी सॉल्यूशन का, वो है तो सॉल्वेंट की वजह से ही, भले ही वो प्योर से कम है, लेकिन है तो अभी भी सॉल्वेंट की वजह से ही, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, वो तो वेपराइज होगा ही नहीं। सो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एज कंपेयर टू प्योर। बात समझ आई बच्चों? तो लेस वेपर इज फॉर्म्ड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो एक्चुअली वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ है, और सॉल्यूशन का वेपर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब सॉल्वेंट का डिक्रीज हुआ है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो भी हमारा वेपर प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही है। तो एक्चुअली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो लेस वेपर इज फॉर्म्ड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, इसका मतलब और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी कम हो गया। तो आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलो या यहां सॉल्वेंट का, बात एक ही है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है। क्लियर है? समझ आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये, अच्छे से समझना है हमको। अब हम इसका मैथमेटिकल व्यू देखते हैं। टाइप 2 सॉलिड लिक्विड सिस्टम ऑफ राउल्स लॉ रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग 4 इक्वेशंस। अब मैथमेटिकली रिलेटिव, ये जो हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं बच्चों, उसको 4 तरह से, 4 वेज हैं उसको रिप्रेजेंट करने के, यानी हमारे पास टोटल 4 इक्वेशंस बनेंगी फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए मैंने क्या कहा था बच्चों, कि वेपर प्रेशर क्या होता है, 0। क्यों? क्योंकि उसकी वेपर्स ही नहीं बनेंगी, तो वेपर प्रेशर 0 होगा। क्या हम ये जानते हैं राउल्स लॉ की इक्वेशन थी? हाँ, ये हमारी राउल्स लॉ की इक्वेशन थी मेन। जब दोनों लिक्विड थे, दोनों वॉलेटाइल थे, तब ये इक्वेशन थी। लेकिन अब हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, उसमें हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। जैसे ही 0 पुट करेंगे हमें ये इक्वेशन मिलेगी। आप यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो ये टर्म तो हो जाएगा 0।
अब मेरे पास आ जाएगा PS इक्वल्स टू XA P नॉट, ये आ गया। व्हाट इज XA? XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। और हम जानते हैं बच्चों ये XA PA नोट होता है, यही PA भी होता है, पढ़ा था हमने राउल्स लॉ में कि PA इज इक्वल्स टू P नॉट A XA भी होता है ना। तो क्या किया हमने, यहां पे जीरो पुट किया, यानी हम राउल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो, ठीक है। यहां जीरो पुट कर दिया, ये आ गया। XA का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, और XA PA नॉट को PA भी लिख सकते हैं। तो हमारी एक इक्वेशन ये हो गई बच्चों। अब अगर आप अच्छे से देखो तो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हुआ, मतलब सॉल्यूशन का कम हो गया। तो एक्चुअली सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो है तो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही। देखो मैथमेटिकली वो बात यहां पे प्रूव भी हो गई कि P सॉल्यूशन इक्वल्स टू PA, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल है। सही बात है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है ना बच्चों। तो देखो कंक्लूजन, फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है आपने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। PS प्रोपोर्शनल टू P नॉट A को हटा दिया, याद है ना कांस्टेंट होता है, इसको हटा दिया तो इक्वल टू का साइन हट गया, प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। तो ये कौन है मेरा XA। तो बच्चों सही तो बात है, अगर एक ग्लास वाटर में आपने नमक डाला, ठीक है, नमक डाल दिया तो वाटर का वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि नमक के पार्टिकल सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आ जाएंगे तो वाटर कम इवोपरेट होगा, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब अगर मैं इसमें वाटर ऐड करता जाऊं, वाटर ऐड करता जाऊं, वाटर इसी सॉल्यूशन में मैं और वाटर ऐड करता जाऊं, वाटर ऐड करता जाऊं, तो मुझे बताओ वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा या कम होगा, बताओ मुझे सोचकर। बढ़ेगा बच्चों, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से कम हो रहा था, ठीक है। अब आप तो क्या कर रहे हो, वाटर ही मिलाते जा रहे हो, और वेपर प्रेशर किसकी वजह से, वाटर की वजह से, और वाटर यहां पर हमारा वॉलेटाइल लिक्विड है। अगर आप वॉलेटाइल लिक्विड का अमाउंट बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो पहले के कंपैरिजन में उसकी वेपर ज्यादा बनती जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस पे पार्टिकल ज्यादा आते जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये बात यहां से प्रूफ हो रही है कि अगर आप वाटर और सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ऐड करते जाओगे तो उसका मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड करते जाओगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हम उस बात को इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखो PS प्रोपोर्शनल टू XA, XA बढ़ा रहे हो, पानी बढ़ाते जा रहे हो सॉल्यूशन में, तो वेपर ज्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। समझ आई बात, क्लियर। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब हम बच्चों देखते हैं इक्वेशन 2। ओके, एज वी नो दैट XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, हाँ बिल्कुल हम ये बहुत बार जानते हैं। तो यहां से XA इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस XB। अब हमारी जो इक्वेशन 1 आई थी, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, हमारी ये इक्वेशन 1 आई थी बच्चों। इस इक्वेशन 1 में मैं इसको यहां पे पुट कर रहा हूं, हम सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। XA की जगह यहां पे पुट कर दिया 1 माइनस XB। तो जैसे मैं XA की जगह 1 माइनस XB पुट करूंगा मेरे पास ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये इक्वेशन आई। कुछ नहीं कर रहे हम, जो अभी हमारा इक्वेशन 1 आया था उसमें XA को रिप्लेस कर दिया हमने इसके थ्रू, मल्टीप्लाई किया, ये आया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास ये इक्वेशन आ गई बच्चों, ठीक है। अब जैसे हमने सिंप्लीफाई किया ये इक्वेशन आ गई, फिर इसको और सिंप्लीफाई किया हमने तो देखो क्या हुआ, ये मेरे पास आ गया। क्या किया हमने, ये जो P नॉट A है ना बच्चों, इसको हम ले गए नीचे डिवाइड में, तो XA की वैल्यू यहां पुट की, ये आया, मल्टीप्लाई किया दोनों से, ये आया। फिर हमने क्या किया, XB P नॉट A को उधर ले गए और इस PS को इधर ले आए, ये इक्वेशन बन गई। फिर इस P नॉट A को नीचे ले आए, तो एक्चुअली डेरिवेशन हो गया बच्चों, एज सच इतना काम का नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही बात जो मैं कहता हूं, पता होना चाहिए मैं बेसिक। ये रिलेशन आ गया बच्चों हमारे पास, इक्वेशन 2 आ गई।
अब बच्चों इससे हमें मैथमेटिकली क्या प्रूफ होता है? देखो इक्वेशन 1 से में प्रूफ हुआ था कि वाटर ऐड करते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इस इक्वेशन का क्या कंक्लूजन है वो हम देखते हैं। हर इक्वेशन का एक कंक्लूजन है। देखो बच्चों यहां जो ये पी नॉट ए माइनस पी एस है इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो कैसे, पहले मेरे पास प्योर वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का पी नॉट ए, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, उसमें कुछ कमी आ गई, यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आ गई। कमी को किससे डिनोट करते हैं? माइनस से, दैट इज पीएस। तो देखो यहां पर तो पी नॉट ए माइनस पीएस ही एक्चुअली क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जिसे हम डिनोट किससे करेंगे? डेल्टा पी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा पी से। तो एक्चुअली पी नॉट ए पीएस से ज्यादा होता है ना। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और जब चेंज निकालना होता है तो हाइयर माइनस लोअर करते हैं, इसलिए हमने किया हाइयर माइनस लोअर, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी। ओके, अब इस फॉर्मूले में देखो आप, नीचे क्या है? नीचे है पी नॉट ए। जब भी किसी चेंज में उसके इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दो, उसके किसी भी चेंज को जब उसके इनिशियल वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो उस पूरे टर्म को बोला जाता है रिलेटिव। क्या बोला जाता है? रिलेटिव। तो इस फॉर्मूले में जब हमने डिराइव किया तो चेंज इन वेपर प्रेशर के नीचे पी नॉट ए आ रहा है। इसका मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिलेट कर दिया आपने किससे? उसके इनिशियल वैल्यू से, बिफोर वाली वैल्यू से। नाउ इट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में RLVP। यही है हमारा टॉपिक। तो चेंज इन वेपर प्रेशर में पी नॉट ए से डिवाइड हो रहा है इक्वेशन में, नाउ इट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई बात समझ? ये इक्वेशन 2 हो गया बच्चों। अब इक्वेशन 3 देखते हैं। इक्वेशन 2 को रेसिप्रोकल कर दिया हमने। क्या कर दिया? ये हमारी जो इक्वेशन 2 है बच्चों, इसको उल्टा कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं इसका। ये डेरिवेशन वैसे एज सच बच्चों कोई काम का नहीं है, इसका जो कंक्लूजन आएगा एज सच आपको कंक्लूजन नहीं रखना है वैसे याद, बट फिर भी देख लेते हैं, एक बार पता होना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन 2 थी, इसका रेसिप्रोकल किया, उल्टा कर दिया इसको, देखो कर दिया उल्टा। उसके बाद क्या किया? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसका वापस एलसीएम लेकर देखो, आपको यही मिलेगा। तो मैथमेटिकली हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर क्या किया? फिर हम बच्चों क्या करेंगे इसमें, इस वन को, क्या बच्चों? इस वन को हम इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। इस वन को उधर ले गए। पहले मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, फिर इसको ऐसे लिखा, फिर इस वन को उधर ले गए, माइनस हो गया। अब क्या बच्चों? एलसीएम लेंगे ना यहां पर। जैसे ही आप एलसीएम लोगे आपके पास ये आएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। तो इसके बाद ये टर्म आया, इसके बाद बच्चों ये टर्म आया। तो पी नॉट ए माइनस पी एस एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया, ये देख लो आप अच्छे से, ये आया मेरे पास। ठीक है, अब पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल हो गया, मेरे पास ये आई इक्वेशन। अब इसको वापस से क्या कर देते हैं हम? इसको वापस से हम रिवर्स कर देते हैं। जैसे इसको वापस से रिवर्स करेंगे मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी मेरे पास? ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? समझ आ रही है बच्चों बात? मेरे पास फाइनली फिर रिवर्स करने पर ये इक्वेशन आ गई, और ये अब हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। क्लियर है? तो अब देखो बच्चों, आप अगर दोनों रिलेशन को देख रहे हो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहां नीचे बच्चों पी नॉट ए है, ध्यान रखना, और यहां नीचे पीएस है। डिफरेंस है दोनों इक्वेशन में। यहां पे ये मोल फ्रैक्शन है, यहां पर ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये सिंपल मोल्स का रेशो है, और इस मोल के रेशो को मोल फ्रैक्शन नहीं कहते हैं। तो डिफरेंस है दोनों में, बिल्कुल डिफरेंट है। इनका क्या यूज है, कब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले एक बार आप डेरिवेशन देखते जाइए। तो पी नॉट ए यहां पीएस था, तो मैथमेटिकली हमने इसको चेंज किया इस इक्वेशन में। मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? ओके, इक्वेशन 4 देखते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, बच्चों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ किसके लिए रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए।
डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मोल सॉल्यूट के मोल से बहुत ज्यादा होते हैं, ये हमने कई बार बात की है। सॉल्यूट यहां पे बहुत कम है, सॉल्वेंट यहां बहुत ज्यादा है। अब इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल बच्चों, ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा, ये वैल्यू बहुत छोटी है, यानी ये वैल्यू नेग्लिजिबल है। जब भी किसी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोई वैल्यू बहुत छोटी हो तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्स मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ n। ठीक है, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2, इस बात को फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम इस बात को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो जैसे मैं पुट करूंगा तो मेरे पास ये स्मॉल n क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये आएगा। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 4। ये किसके लिए आई है, लेकिन सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आई है। ओके, बात समझ आ गई। अब बच्चों देखो, रिलेटिव लोवरिंग डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव नंबर ऑफ, मैंने कहा था ना ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं। समझ होंगे हम ये सब इतना क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है कि वो रिलेटिव नंबर पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो ये कौन है, इट इज RLVP। कौन है ये, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर? हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज NB अपॉन NA भी लिख सकते हो आप इसको, एक ही बात है। तो रिलेटिव सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई हेंस प्रूव्ड इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। आ गई बात समझ कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो रिलेटिव मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, उन्हें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों, ये प्रूफ कर दिया हमने यहां पर। तो टोटल 4 इक्वेशंस आई। तो देखिए बच्चों, समरी ऑफ इक्वेशंस फॉर न्यूमेरिकल्स, कंक्लूजन। अब कंफ्यूजन हो गया बच्चों, सर हम कौन सी इक्वेशन कब यूज करें, बड़ा गड़बड़ हो गया, सब एक जैसी लग रही हैं, कुछ डिफरेंट हैं। तो बच्चों ये समरी जो आई है ना, अब ये ध्यान रखिए आप, यानी अब आपको इस पूरे टॉपिक में क्या ध्यान रखना है कि जब आप वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। पहली बात, क्यों कम हो जाता है, रीजन याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो सॉल्वेंट का सरफेस से इवोपरेशन कम हो जाता है, वेपर्स कम बनती हैं, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर है? ये बात हमें एक तो ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट हो गया, टॉपिक हो गया। अब इसको जब हमने अप्लाई किया राउल्स लॉ में तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। वो डेरिवेशन है, ठीक है, उन सब में एज सच हमको इतना नहीं पढ़ना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंक्लूजन जो आया वो ये आया फॉर न्यूमेरिकल्स। तो कॉन्सेप्ट याद रखो, उसके बाद सीधा आप बच्चों ये वाली जो हम कॉन्सेप्ट कंक्लूजन लिख रहे हैं वो याद रखो। कब? लेकिन ये हम पूरा कब पढ़ रहे हैं टॉपिक? फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट ए में डालते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन में सॉलिड आ गया तो नॉन वॉलेटाइल ही मानना है। सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला आया था, यानी जब भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपसे पूछ ले, आपके पास XA की वैल्यू हो, P0A की वैल्यू हो, तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे सीधा, है ना। ये तो बेसिक सा हो गया। सेकंड, टू कैलकुलेट RLVP, ये अच्छे से देखना बच्चों, जब क्वेश्चन में वो आपसे RLVP पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अच्छे से समझना है इसको। जब वो आपसे RLVP पूछेगा, या वो आपसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछेगा, या वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछेगा, जब वो आपसे इन तीनों में से कोई भी एक चीज पूछेगा, तो आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे बच्चों? फिर आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये कौन है? इट इज RLVP। कौन है ये? RLVP। ऊपर ये वाला टर्म कौन है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों RLVP पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछेगा, ये रहा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये रहा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारी इक्वेशन 2 आई थी। बच्चों एक नई चीज नजर आ रही होगी आपको इसमें, क्या आई? देखा, बस यही था हमारा, हमने क्यों पढ़ा था आई। मुझे बताओ, क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? हाँ, इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को किसके थ्रू मेजर किया जाता है, किसके थ्रू पढ़ा जाता है? वांट ऑफ फैक्टर के थ्रू, दैट इज आई के थ्रू पढ़ा जाता है। तो अब RLVP इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको इसको मेजर करना है, इसकी स्टडी करनी है, तो आपको वांट ऑफ फैक्टर यहां इंट्रोड्यूस करना होगा कि कब इलेक्ट्रोलाइट है, कब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है।
कब डिसोसिएशन है, कब एसोसिएशन है, कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, वो सब बातें हमें कौन बताएगा, कौन हेल्प करेगा, हमारी आई हेल्प करेगा। इसलिए हमने यहां आई से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज अ मॉडिफिकेशन बोल सकते हो आप। तो आई से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर ही आपको बताएगा कि इस RLVP में क्या चेंजेस आएंगे अलग अलग सॉल्यूट के लिए। तो अब एक बात, ये तो हमने मोल फ्रैक्शन के आगे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, मैंने यहां नीचे कैपिटल N के साथ आई को मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जब आप आई पढ़ते हो, जब वहां आप रेशो निकालते हो आफ्टर अपॉन बिफोर का जो आप रेशो निकालते हो वो सॉल्यूट के लिए निकालते हो, सॉल्वेंट के लिए नहीं निकालते हो। तो एक्चुअली यहां सारी बातें सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि आप जब सॉल्यूट का मोल्स, देखो यहां से एक बात और हमें समझ आ रही है कि अगर आप पानी और नमक में का एक सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाओ, नमक मिलाते जाओ, तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर की बढ़ती जाएगी। तो ये बात यहां से हमारे पास प्रूफ भी हो रही है बच्चों। क्या, कौन सी बात? कि अगर आप XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिलाते जाओगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। और यहां क्या समझा था कि अगर आप XA बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो दोनों डिफरेंट हो गए ना, पानी और नमक का एक सॉल्यूशन है, आप उसमें अगर पानी मिलाते जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये बात यहां से प्रूफ हो गई। अगर आप उसी सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाओगे तो लोअरिंग बढ़ती जाएगी वेपर प्रेशर की, मतलब वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। वो बात यहां से प्रूफ हो गई। ठीक है, तो सॉल्यूट जहां जहां सॉल्यूट के मोल्स होंगे ना बच्चों, वहां हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के मोल्स पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए यहां आई नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो बच्चों आप ये वाला जो कंक्लूजन है बस इसी को लर्न कर लो, आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे और अच्छे से समझ आएगा। थर्ड, फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों याद है वो रेसिप्रोकल किया था अभी हमने इक्वेशन 3 में, फिर हमने एक रिलेशन बनाया था, वो ये है बच्चों। देखो अगेन, सॉल्यूट के मोल्स के आगे हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया, नीचे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सॉल्वेंट के मोल्स पर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। बच्चों ये वाला हमारा सबसे ज्यादा यूज होगा। एक्चुअली ये हमने क्यों बनाया था रिलेशन, इस रिलेशन को बनाने का रीजन क्या था, ये हमें बच्चों एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताएगा। ये हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो मैथमेटिकली हमने इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट किया ताकि हमारे पास कैलकुलेशन सही से आए, सेक ऑफ कन्वीनियंस हो जाए हमारे पास। तो जब भी आपसे मोलर मास से रिलेटेड बातें पूछ ले, मोलर मास जब भी आपसे फाइंड आउट करवाना हो, फाइंड करना हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो बहुत इजी है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा हो, x से P0 की वैल्यू गिवन हो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। RLVP लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन कम कर रहा हूं मैं आपका, ये हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आंसर्स चेंज हो जाएंगे। फिर यहां बच्चों ये जब भी मोलर मास पूछेगा, RLVP की बात नहीं होगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात नहीं होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात नहीं होगी, मोलर मास से रिलेटेड बातें होगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है? देखो बच्चों, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N मोल फ्रैक्शन नहीं है, वही बात आ गई, ये मोल फ्रैक्शन था, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब मोल फ्रैक्शन पूछेगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम ये यूज करेंगे, हमने पढ़ा था। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, तब हम ये यूज करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसलिए मैं इस फॉर्मूले को ऊपर वाले को एवरग्रीन नाम भी दे देता हूं। एवरग्रीन मतलब कि जनरली हम जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे, इन तीनों बातों को छोड़कर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो सिर्फ कब करेंगे, जब क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ आएगा डाइल्यूट। क्लियर है? कंक्लूजन समझ आया? फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। दैट इज जो हमने टाइप 2 पढ़ा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। हमने 4 इक्वेशंस पढ़ी, अब उन चारों में से कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है
अब हमें क्वेश्चंस के थ्रू समझ आएगा। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm of Hg, देन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो बच्चों आपको 100 डिग्री सेल्सियस, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज गिवन है। मींस आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है, PS गिवन है। कहां पर गिवन है आपको? एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बच्चों। क्या 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इस टेम्परेचर पर वाटर यानी, अच्छा एक्वस लिखा हुआ है बच्चों, एक्वस मतलब सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर हुआ। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 760 mm of Hg, दैट मीन्स 1 ATM भी होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब यहां हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है 760 mm of Hg और 1 ATM। बच्चों ये हमें लर्न करना है, ये हमें याद होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना होता है एट 1 ATM। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? तो बच्चों बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैं एक बार आपको वापस से फॉर्मूलेज बता देता हूं। देखो बच्चों, टू कैलकुलेट RLVP, अगर RLVP फाइंड आउट करना हो, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना हो, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। P सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है। P0A की वैल्यू कहां से पता लगेगी? सॉल्वेंट वाटर है, तो बच्चों वाटर के लिए ये देखो वैल्यूज लिख रखी है मैंने, ये आप यहां से नोट कर सकते हैं। फॉर वाटर P0 इक्वल्स टू 1 ATM और 1 ATM इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg और टॉर एक ही बात है, और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना बच्चों? तो यहां से आप इसको नोट कर सकते हो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? ये वाला। ठीक है, P सॉल्यूशन गिवन है, P0 आपको पता होना चाहिए। तो अब बच्चों हम इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो किस तरह से होगा बच्चों, अब देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको P0 फॉर H2O पता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस 760 mm Hg होता है। P सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों वैल्यूज बच्चों हमें पता है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? सेकंड वाला, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। P0 की जगह वैल्यू पुट कर दिया, PS की जगह वैल्यू पुट कर दिया, P0 की जगह वैल्यू पुट कर दिया। 760 माइनस 750 कितना हो जाएगा बच्चों? 10। तो हमारे पास XB इक्वल्स टू आ जाएगा 10/760, 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट इज 1/76। आया समझ? बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना था। अब एक बात और बताओ बच्चों, हमने फॉर्मूले में I से मल्टीप्लाई किया था, याद आ रहा है आपको? यहां पर बच्चों मल्टीप्लाई I होता है, आप ये बात कभी नहीं भूलना, बस ये ध्यान रखो। इस चैप्टर में अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में I से मल्टीप्लाई करना ही है। फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा है, क्यों करते हैं I से मल्टीप्लाई? क्योंकि I मीन्स वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर ही आपको बताता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के चेंज को मेजर करने के लिए ही हम I से मल्टीप्लाई करते हैं। तो I को आप कभी नहीं भूलोगे, I आपको हमेशा लेना ही है। हाँ, क्वेश्चन में मुझे बताओ, कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रोलाइट गिवन है क्या? नहीं ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट गिवन है। देखो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ये जब भी आ जाए क्वेश्चन में, या सॉल्यूट स्पेसिफाई नहीं हो, तो हमें I की वैल्यू क्या लेनी है? 1 लेनी है, क्योंकि नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो I यहां पे हो जाएगा बच्चों 1। आई बात समझ? तो I तो आपको हमेशा इन फॉर्मूले में लेना ही है, ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा फिर।
ओके, नोट कर लीजिए इसको आप यहां से अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मास ऑफ यूरिया। देखो बच्चों, पहले अंडरलाइन कर लो यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पहले डिसाइड कर लो आप कि आई की वैल्यू क्या होगी। यूरिया इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू होगी 1, विच शुड बी डिजॉल्व इन 360 ग्राम वाटर सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड अप टू 6/7 टाइम्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। कैसे करते हैं बच्चों, देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले आपको सॉल्वेंट का मास गिवन है 360 ग्राम। आपको क्वेश्चन में एक्चुअली क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में एक्चुअली ये गिवन है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इज डिक्रीज्ड अप टू 6/7 टाइम्स। बच्चों जब भी ये वाला टर्म आ जाए अप टू, जब भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए अप टू या लिखा हुआ आ जाए 2, इसका मतलब आपके पास फाइनल वैल्यू इतनी हो गई है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, डिक्रीज्ड अप टू 6/7 टाइम्स, इसका मतलब फाइनल वेपर प्रेशर इतना हो गया है, इतना घट गया है, इतना डिक्रीज होकर फाइनली आपको मिल गया है। तो आपको फाइनल वैल्यू डिक्रीज होने के बाद की उसने क्वेश्चन में दे दी है। समझ आ रही है बात? तो आपको डायरेक्टली ये गिवन है 6/7 टाइम्स ऑफ प्योर वेपर प्रेशर। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड अप टू 6/7 टाइम्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। 6/7 टाइम्स किसका 6/7 टाइम्स? प्योर वाटर का 6/7 टाइम्स। यह आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करें बच्चों? क्या इसमें कहीं पर भी डाइल्यूट वर्ड लिखा हुआ है? नहीं, तो इक्वेशन 4 यूज नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? क्या इसमें RLVP पूछा है? नहीं। क्या इसमें उसने आपसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है? नहीं। मोल फ्रैक्शन पूछा है? नहीं। तो इक्वेशन 2 भी यूज नहीं करेंगे। तो फिर कौन सी इक्वेशन यूज करें? दैट इज इक्वेशन 3, जिसको मैंने एवरग्रीन नाम दिया था। जब भी आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कुछ गिवन नहीं हो, तो आप एवरग्रीन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हम इसलिए इक्वेशन 2 यूज करेंगे। समझ आ रही है बात? आपसे क्या पूछा है? मास, मोलर मास, जब भी ये पूछ ले हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और मल्टीप्लाई क्या करते हैं बच्चों हम? आई। ये आई हमें नहीं भूलना है। यूरिया के लिए आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आई की जगह 1 पुट कर दिया। P0 की जगह P0। PS आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो मैंने यहां पे पुट कर दिया। PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगेन 6/7 टाइम्स ऑफ P0 मैंने पुट कर दिया। मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल्स टू मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय यूरिया का मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास। वाटर यानी सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है? 360 ग्राम। तो मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। समझ आई बात? अब इसको सॉल्व किया, सिंपली आंसर आ गया 200 ग्राम। तो मेनली इस क्वेश्चन में क्या समझना था कि आपको गिवन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्योर वाटर का 6/7 टाइम्स हो गया, इतना आपको दिया है। अप टू या 2 लिखा हुआ आ जाए, मतलब आपको फाइनली वैल्यू इतनी गिवन है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? जब RLVP, मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर की लोअरिंग्स नहीं पूछी हो, ये सब नहीं पूछा हो, मास, मोलर मास, ये सब पूछा हो, तो हम एवरग्रीन फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ आएगी बात? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mm ऑफ Hg। आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन गिवन है 640 mm ऑफ Hg। इफ 2.17 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, सॉल्यूट का मास गिवन है 2.175 ग्राम। सॉल्वेंट का मास गिवन है बेंजीन। बच्चों मुझे कैसे पता लगा यहां सॉल्वेंट बेंजीन है? कैसे पता लगा? देखो क्वेश्चन में लिखा है इफ 2.17 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी ये उसने बोल दिया सॉल्यूट है, इज डिजॉल्व्ड इन, तो जिसमें आप डिजॉल्व कर रहे हो वो कौन हुआ फिर? सॉल्वेंट। तो बेंजीन यहां पे क्या हुआ बच्चों? सॉल्वेंट हुआ। और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसका मोलर मास कितना आएगा? 12 × 6, 72 + 6 दैट इज 78
कितना आएगा बेंजीन का मोलर मास? 78 आएगा। क्लियर है? ये सब आपको गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस्ड टू, देखो वापस वही टर्म आ गया, ये टर्म मैं अच्छे से सिखाना चाहता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस्ड टू, या लिखा हुआ आ जाता रिड्यूस्ड अप टू, या लिखा हुआ आ जाता डिक्रीज्ड अप टू, या लिखा हुआ आ जाता लोअर्ड अप टू। जब भी अप टू या टू लिखा हुआ आ जाए मींस आपको जो फाइनल वैल्यू है ना वो गिवन है, यानी आपको PS क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट 600। फाइंड आउट मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ आ रही है? पहले हमेशा न्यूमेरिकल में मैंने कहा है आपको क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लो, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला डिसाइड कर लेंगे। तो P0 आपको गिवन था, सॉल्यूट का मास गिवन है, बेंजीन सॉल्वेंट है उसका मोलर मास हमने निकाल लिया, मास गिवन है। सॉल्यूशन का फाइनल वेपर प्रेशर जो घट गया, जो रिड्यूस हो गया, वो आपको फाइनली दे दिया। जब भी डिक्रीज टू या अप टू लिखा हुआ आ जाए मतलब फाइनल वैल्यू आपको गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उन चारों इक्वेशन में से? इक्वेशन नंबर 3 दैट इज एवरग्रीन। क्यों? क्योंकि मोलर मास पूछा है, मैंने कहा था ना जब मोलर मास पूछे तो हम इक्वेशन 3 यूज करेंगे, नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें। क्लियर? आई की वैल्यू क्या होगी? यहां कहीं पर भी सॉल्यूट के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सॉल्यूट कौन है। तो मैंने कहा था जब भी सॉल्यूट के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं हो तो हम आई क्या मानेंगे? 1, दैट इज हम उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे। क्या मानेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे। तो ये गिवन वैल्यूज है। अब सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने कहा था हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर, सॉरी इक्वेशन 3 यूज करेंगे, एवरग्रीन। क्या होता है वो? P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इक्वल्स टू I इंटू N अपॉन कैपिटल N। I की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर? 1, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्यूट स्पेसिफाई नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या ये? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वो कहां चला गया बच्चों? ऊपर चला गया। अब तो वैल्यू पुट करनी है बस हमें, सिंपल। तो P0 गिवन है 640, P सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली गिवन है 600, नीचे भी 600। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, सॉल्वेंट का मास गिवन है डिवाइडेड बाय बेंजीन का मोलर मास मैंने अभी बताया था 78। अब इसको सिर्फ हम सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा 40 अपॉन 600, इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये आया। यहां से हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हमारे पास ये आंसर आ गया समझ? तो मेन इन क्वेश्चंस में क्या है? गिवन वैल्यू पहचानो, आइडेंटिफाई करो और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। ठीक है? मोलर मास, मास से रिलेटेड जब भी आ जाए एवरग्रीन इक्वेशन 3 यूज करेंगे। आई की वैल्यू 1 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है सॉल्यूट कौन है, इसलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट अज्यूम करेंगे, दैट इज 1। बाकी तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। क्लियर है? समझ आ रहा है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मच मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बच्चों आपसे सॉल्यूट का मास पूछा है, सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है, नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन। सॉल्वेंट का मास गिवन है, कैसे पता लगा? सॉल्वेंट मेरे पास ऑक्टेन है, क्यों? उसने बोला ना नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन, तो जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूट है तो ऑब्वियस ही बात है ये सॉल्वेंट हुआ। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। बच्चों वही बात 2, यानी वेपर प्रेशर इतना हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर कितना हो गया? 80% हो गया। तो आपको सॉल्यूशन का जो फाइनल वेपर प्रेशर है वो गिवन है कितना? 80%। कितना गिवन है? 80%। तो फिर इनिशियल कितना होगा? कोई भी वैल्यू इनिशियली कितना होती है? 100% होती है। क्लियर है बात? ये समझ आ रहा है? अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? दैट इज एवरग्रीन फॉर्मूला, क्योंकि हमसे मास पूछा है। तो देखो बच्चों ये रहा हमारा एवरग्रीन फॉर्मूला, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास स्मॉल n, कौन हो गया ये? स्मॉल n।
फिर अपॉन कैपिटल एन होता है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया बच्चों कैपिटल एन। तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, एवरग्रीन फॉर्मूला। पी नॉट 100, पी सॉल्यूशन डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में 80, तो 100 माइनस 80 अपॉन 80 मैंने पुट कर दिया। मास ऑफ सॉल्यूट मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है, डिवाइडेड बाय मोलर मास 40। और बच्चों ऑक्टेन, ऑक्टेन का मास मुझे गिवन है क्वेश्चन में 114 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास। बच्चों ऑक्टेन का मोलर मास भी कितना होता है, 114 ग्राम होता है। ऑक्टेन का मोलर मास भी कितना होता है, 114 ग्राम होता है। तो मैंने मोलर मास भी पुट कर दिया, तो ये तो कट हो गया। तो मेरे पास फाइनली कितना आया बच्चों, इसको सॉल्व करो आप। 100 माइनस 80 दैट इज 20 और डिवाइडेड बाय 80, तो 20 अपॉन 80 इक्वल्स टू W अपॉन 40। इसको सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 ग्राम। कितना आ जाएगा बच्चों, 10 ग्राम। कितना इजी है बस। तो वही बात, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, अच्छे से इनको देखो। जब भी रिड्यूस टू लिखा हुआ आ जाए यानी फाइनल प्रेशर इतना गिवन है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लीजिए।